बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो आ ही गया। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम क्विज़ लेने जा रहे हैं, आप लोगों का टेस्ट लेने जा रहे हैं। जो चैप्टर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 अभी हमने कवर किया था मैट्रिक क्लास का। तो 18 जो चैप्टर था हमारे पास किसके हवाले से था? वेरिएशन के हवाले से था। तो जो हमारे जो आज के जितने भी एमसीक्यूज क्विज़ होंगे वो स्टूडेंट्स सभी उसी बेस पे ही होंगे, मतलब वेरिएशन के हवाले से ही होंगे। चैप्टर नंबर 18 जो हम चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड होगा, इससे हट के नहीं होगा। ठीक है ना? जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, मतलब फर्स्ट टाइम क्विज टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी है सामने। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ना सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना, कहीं पे भी आप एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है ना? तो और मैथमेटिक्स के हवाले से एक चीज़ याद रख लें कि जब भी आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो तो आपने एक रफ पेज साथ में रखना है लाजमी। ठीक है ना? क्यों? दूसरे सब्जेक्ट की आप डायरेक्ट उसके आंसर निकाल लेते हो, उनकी थ्योरी होती है, वो डायरेक्ट उनके आंसर निकालते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स या फिजिक्स के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें फिजिक्स में प्रॉब्लम होते हैं, मैथमेटिक्स तो है ही आपका प्रॉब्लम्स बेस पे ही है। तो कोशिश करें अपने साथ एक रफ पेज रखें। ठीक है ना? और 9 मैट्रिक के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कैलकुलेटर का यूज़ इतना नहीं करें। ठीक है ना स्टूडेंट्स? हाँ, फर्स्ट इंटर में मैं मानता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आगे जाके, तो उनके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिलहाल अभी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करें। चलें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी राइट आंसर होंगे, तो आप लोगों ने मुझे इसको पेज पे लिख के आप या तो मुझे पिक्चर निकाल के व्हाट्सअप कर सकते हो या मुझे कमेंट्स में भी इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? चलें, आप लोगों को मज़ीद इंतजार नहीं कराते, क्विज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आके रहेगा? द सेकंड टर्म ऑफ अ रेशियो इज कॉल्ड, जस्ट सेकंड टर्म ऑफ अ रेशियो इज कॉल्ड, मतलब जो हमारे पास रेशियो में सेकंड टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने रेशियोज के हवाले से। ठीक है ना? तो वो ए ऑप्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट होता है, या बी जो है वो कांस्टेंट होता है, या सी ऑप्शन जो है एंटीसीडेंट होता है, या डी ऑप्शन है जो एन्यूटी होता है। ठीक है ना? चलें, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? टू कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25 मीटर, क्या करें? सिंपलेस्ट फॉर्म करें 25 मीटर को 3000 सेंटीमीटर, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। रेशियोज हमेशा क्या लिखा जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1:120 होगा, या 5:360 होगा, या 5:6 होगा, या 25:3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है, या आपको लगता है इनमें से कोई नहीं है, तो आप ये ऑप्शन बना के भी मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? चलें, अब उसके बाद थर्ड। तो थर्ड में क्या कह रहा है? इन द प्रोपोर्शन A:B=C:D। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल सी है, तो B एंड C आर कॉल्ड। तो मुझे यहाँ पे बताएं कि B और C जो है उसे हम क्या कहेंगे? और B और C हमारे पास क्या होंगे? वो मीन होंगे, सॉरी, या वो एक्सट्रीम होंगे, या B ऑप्शन है मीन होंगे, या C ऑप्शन है कॉन्सिक्वेंट होंगे, या D ऑप्शन जो है एंटीसीडेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? चलें, इसके बाद है क्विज नंबर 4। तो इसमें कह रहा है कि इफ 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, अगर 4 क्वांटिटीज आप लोगों की प्रोपोर्शन में है, देन द डैश ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू द डैश ऑफ द मीन। तो बताएं कि उस वक्त ये जो एक्सट्रीम और मीन का क्या होगा आपस में? सम ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू द सम ऑफ द मीन। ठीक है, उस थोड़ा याद रखना, ये दो डैश है लेकिन ऑप्शन में एक ही आएगा, मतलब अगर सम आ रहा है तो दोनों में सम आएगा, अगर डिफरेंस आ रहा है तो दोनों में डिफरेंस आएगा, प्रोडक्ट आ रहा है तो दोनों में प्रोडक्ट आएगा, तो डिवीजन आ रहा था दोनों में ही डिवीजन आएगा। इस वजह से मैंने एक ही ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है ना? चलें, उसके बाद क्विज नंबर 5। तो 5 में क्या कहना चाह रहा है कि इन 9:x प्रोपोर्शन 6:4 द वैल्यू ऑफ x। तो अब मुझे बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शन है, तो अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालना चाहें तो स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगी? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, और डी ऑप्शन है 36। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक यहाँ पे एक और चीज़ बताना चलूँ कि मैं अब इंशाल्लाह अनकरीब एक और क्विज टेस्ट का मतलब सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जो बेसिक से शुरू हो रहा है। ठीक है ना? काफ़ी मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 9 मैट्रिक फर्स्ट इंटर में चले जाते हैं, लेकिन उनकी बेसिक इतनी कमज़ोर हो जाती है
कि उनको पता नहीं होता कि हम इनकी कैलकुलेशन, इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या क्या किस तरीके से करते हैं, मतलब वो बेसिक चीज़ें भूल चुके होते हैं, तो उनको ये चीज़ें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ रही होती है। तो मैंने अब ये सिलसिला स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह करीब, तो उसमें आप लोग उसको अटेम्प्ट लाजमी करना, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। वो सिर्फ आपके लिए क्विज हुआ करेगा। चलें स्टूडेंट, उसके बाद नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की कितनी टाइप्स होती हैं। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा है या यहाँ पे मेरे लेक्चर्स हवाले से सुने हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि वेरिएशन की कितनी टाइप्स होती हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, या डी ऑप्शन जो है वो 4। चलिए उसके नंबर 7 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन, फोर्स और एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या होता है, क्या होगा। पढ़ा है ना आप लोगों ने, 8 क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, इवन के मैंने लेक्चर्स में भी बताया था कि फोर्स और एक्सीलरेशन का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली होगा, या बी ऑप्शन है इन्वर्सली होगा, या बोथ एंड भी, मतलब डायरेक्टली भी हो सकता है, कभी कभी इन्वर्सली भी हो सकता है, ऐसे भी हो, या डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, मतलब वो डायरेक्टली भी नहीं होता, इन्वर्सली भी नहीं होता, बस वो क्या होगा, इक्वल हो सकता है, शायद ऐसे भी हो सकता है, तो इस वजह से मैंने डी ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें चलते क्विज पे 8 पे। तो 8 पे क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। तो मीन प्रोपोर्शन निकालें आप 8 और 18 का। अब मीन प्रोपोर्शन किस तरीके से निकालते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से तो मीन प्रोपोर्शन अगर हम निकालेंगे इनमें से, तो कौन सा राइट आंसर होगा। ए है 5, बी है 10, सी है 11, और डी है 12। तो इनमें से कोई एक राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चले उसके बाद 9। 9 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ y वेरीज डायरेक्टली हैज x, y जो है वो डायरेक्टली है x के, तो उस वक्त एंड y इक्वल टू 12 व्हेन x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 12 होती है जब x की वैल्यू 2 आती है। फाइंड y की वैल्यू निकालें जब x की वैल्यू है 7, तो उस वक्त y इक्वल टू होगा 30, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 42, एंड डी ऑप्शन 48। 12 क्विज टेस्ट, 12 questions। if p is inversely proportional to the q, p is inversely proportion है q के, अगर p जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है q के, तो स्टूडेंट्स उस वक्त k जो होगा वो किसके इक्वल होगा, p इंटू क्यू होगा, p अपान q होगा, या c ऑप्शन है q अपान p होगा, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पूछना चाह रहा है कि इफ a रेशो b इक्वल टू 2:5 के, ए रेशो बी जो है इक्वल टू 2:5 के, ठीक है ना, यहाँ पे रेशो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम इसमें वैल्यू निकालना चाहें इस पूरी इक्वेशन की, इस एक्सप्रेशन की, तो बताएं कि किसके इक्वल होगी। ए इक्वल टू 1/3, यहाँ पे मतलब है 1/3, 2/21, सी ऑप्शन है 4/3, डी ऑप्शन है 2/11। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 क्विज, इफ पी रेशो क्यू रेशो आर, अगर हमारे पास पी, पी क्यू एस क्या है, तीन हमारे पास टर्म है, अगर इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखा जाए तो बताएं कि प्रोपोर्शनल विल बी, तो बताएं कि प्रोपोर्शन हमारे पास कैसे बनेगी। पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, या डी ऑप्शन है क्यू इक्वल टू पी एस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्विज नंबर 13, इसमें कह रहा है कि इफ 2:3 इक्वल टू 6:9, देन बाय थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो विल बी। अगर हमारे पास 2:3 इक्वल टू 6:9 है, मतलब ये दोनों रेशियोज आपस में क्या इक्वल है, अगर हम इस पे इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या हो सकता है, मतलब इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट हो सकता है। तो जिन्होंने मतलब लेक्चर सुना होगा, समझा होगा, वही ये कर सकते हैं, वरना तो उनके लिए, बाकी जिन्होंने नहीं समझा सीखा हो उनके लिए तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे मतलब कभी देखा है ना, मतलब उसको लिया तो वो समझेगा कि 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए ऑप्शन है 3:2 इक्वल टू 2:9:6, बी ऑप्शन 3:9, 2:6,
2:6 या इक्वल टू 3:9, और डी ऑप्शन है 9:3 इक्वल टू 6:2। उसके बाद नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर डिवाइडेड थ्योरम। तो इसमें यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि डिवाइडेड थ्योरम में हमारे पास ये भी एक थ्योरम है, तो डिवाइडेड थ्योरम के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी। a माइनस बी रेशो बी इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, a प्लस बी रेशो बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी, फिर उसके बाद a रेशो बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी, और डी ऑप्शन है a प्लस बी रेशो बी इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो 15 में कह रहा है कि x वेरीज डायरेक्टली z एंड इनवर्सली y, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड। तो बताएं कि इसमें हमारे पास जो वेरिएशन होगी तो क्या होगी। ए जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली होगी, बी है वो क्या है इन्वर्सली होगी, मतलब z और x का जो रिलेशन है z y के साथ क्या होगा, डायरेक्टली होगा, इन्वर्सली है, या जॉइंट है, या प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं चाहूँ तो आप लोगों के लिए मतलब इस तरीके से खाली एक वीडियो ही चला सकता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ के ना बताऊँ तो भी आप उम्मीद करता हूँ कि इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं अभी मतलब आप लोगों के लिए स्टार्टिंग है तो इसलिए वजह से मैं क्विज पढ़ के बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा आगे जाके जब मैं होगा ना, वैसे आप प्ले एक इस तरीके से स्लाइड चलाऊँगा, फिर आप लोगों ने खुद ही इसको समझ के सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जारी बात है जब आप कहीं पे एग्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से पढ़ के नहीं बताया जाएगा, मतलब एक समझाया नहीं जाएगा, वो आप लोगों को खुद ही समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इसके हवाले से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, आगे जाके फिर मैं सिर्फ इसको मतलब एक स्लाइड चलाया करूँगा, आप लोगों ने खुद ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ एक्स, कि जो वाई है वो डायरेक्टली है स्क्वायर ऑफ एक्स के, और इन्वर्सली है जेड और वाई जेड के। ठीक है ना, तो बताएं वाई इक्वल टू, जब वाई की वैल्यू 9 है, एक्स जेड और जेड की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 3 आती है, तो बताएं वाई की वैल्यू क्या होगी जब एक्स की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू क्या हो 4। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब उस चलते हैं उसके 17। बस थोड़ा इंतजार करें, खत्म होने में है, ज़्यादा वो नहीं हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन टू और मोर रेशियोज आर इक्वल मेनी यूजफुल प्रोपोर्शन, क्या है हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा रेशियोज क्या हो, प्रोपोर्शन क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो उसको हम प्रूफ कौन सी मेथड से करते हैं। डैश मेथड, मतलब कौन सा मेथड हो सकता है वो, पी मेथड, के मेथड, एस मेथड, या एम मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आप लोगों से ये जानना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि सेल टैक्स ऑन अ न्यू बाइक वेरीज डायरेक्टली हैज द प्राइस ऑफ बाइक। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर हम न्यू कार बाइक परचेज किए, तो जो मतलब कोई भी चीज़ हम न्यू परचेज कर रहे हैं, मतलब बाइक परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स है वो डायरेक्टली है, मतलब अगर जितनी महंगी गाड़ी लोगे उतना टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये तो आपको इसने बता दिया। उसके बाद कह रहा है कि अगर आपने एक बाइक परचेज की है, उसकी कीमत थी 80,000, उस पर सेल टैक्स आप दे देते 4,000, तो बताओ हाउ मच सेल टैक्स इन द न्यू बाइक। अगर न्यू बाइक आप एक और परचेज कर रहे हो, उसकी प्राइस है 90,000, तो उस पर सेल टैक्स कितना लगेगा। ठीक है, तो उस पर क्या है 4,250, 45, 4,500, 4,750, या 8,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चले क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि पी रेशो 4 प्रोपोर्शन 15:5, देन पी, तो पी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10 की इक्वल होगी, 12 के होगी, या सी जो है ऑप्शन है हमारे पास है 15 के, या डी जो हमारे पास ऑप्शन है क्या हो सकता है ये 20। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब चलते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे कि पी रेशो क्यू इक्वल टू 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें भी ये दो रेशो आपस में इक्वल हैं, तो अगर हम इसमें से वैल्यू निकालना चाहें, मतलब पूरा रेशोज को अगर मैं यहाँ पे मतलब इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो इसमें हमारे पास जो लास्ट में रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 9:1, 18:1, 7:2, या लास्ट डी ऑप्शन है हमारे पास 1:18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हमारे पास क्या हो गया, क्विज हमारा एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स जितने भी आप लोगों ने आंसर जो लिखे हैं, उसको आप पिक्चर निकाल के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके, मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखिएगा। यहीं पे हमारा क्विज खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।